जहां कुछ दिन पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा को सीबीआई ने कोर्ट में डिफेंड किया था, ये कहते हुए कि वो जज बिल्कुल भी बायस नहीं है। वहीं अब कहानी एकदम उल्टा टर्न ले चुकी है और जो डिटेल सामने आ रहे हैं वो सिर्फ शॉकिंग नहीं बल्कि सिस्टम के कोर पर सवाल खड़े करते हैं। एक तरफ सीबीआई ने अपने एफिडेविट में ये बताया कि जस्टिस शर्मा ने 2022 से 2025 के बीच अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया था और इस बेसिस पर उनके खिलाफ रिक्यूजल की डिमांड को अपोज किया। लेकिन दूसरी तरफ जर्नलिस्ट सौरभ दास ने जो एक्सपोज किया है उसने इस पूरे मैटर को कोर्टरूम के बाहर लेकर पब्लिक ट्रस्ट के सेंटर में ला खड़ा कर दिया है। अब सवाल सिर्फ एक जज के कंडक्ट का नहीं है बल्कि पूरे जुडिशियल सिस्टम की क्रेडिबिलिटी का बन चुका है। तो क्या सच में जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा बायस्ड है और उन्हें गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला हुआ है? चलिए आज की इस वीडियो में एक्सप्लोर करते हैं। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। अब थोड़ा कंटेक्स्ट समझते हैं। ये केस है दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मैटर का, जहां ट्रायल कोर्ट ने 23 अक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर दिया था। इस ऑर्डर को चैलेंज किया गया हाई कोर्ट में और ये मैटर जस्टिस शर्मा के सामने लिस्टेड है। इसी बीच अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और कुछ और लोगों ने ये डिमांड किया कि जस्टिस शर्मा इस केस से खुद को अलग करे। उनका कहना है कि इस मैटर में इम्पार्शियल हियरिंग का डाउट है, लेकिन जज ने अब तक रिक्यूजल से मना कर दिया है और आर्ग्यूमेंट्स 13 अप्रैल 2026 के लिए लिस्टेड है। अब तक डिबेट सिर्फ इतनी थी कि जज का कंडक्ट अनयूजुअल है या नहीं। सौरभ दास ने अपने पहले एनालिसिस में यह हाईलाइट किया था कि जस्टिस शर्मा ने 165 सिमिलर केसेस के पैटर्न से अलग जाकर इस पर्टिकुलर केस में अनयूजुअली स्ट्रेंज इंटरेस्ट लिया है। कोर्ट में उन्होंने लिखा भी है कि जस्टिस शर्मा क्लियरली डिपार्टेड फ्रॉम अ यूजुअल पैटर्न ऑफ हैंडलिंग सच मैटर्स एंड हैड टेकन एन अनयूजुअली स्ट्रेंज इंटरेस्ट इन दिस केस। अब एक ऐसा पॉइंट था जो इंडिविजुअली शायद इग्नोर हो सकता था, लेकिन जब मल्टीपल चीजें एक साथ जोड़ने लगी तो एक पैटर्न सामने आता है और अब जो नया ट्विस्ट आया है उसने इस पैटर्न को और भी गहरा कर दिया है। जर्नलिस्ट ने रिवील किया है कि जस्टिस शर्मा के दोनों बच्चे ईशान शर्मा और शांभवी शर्मा दोनों को यूनियन गवर्नमेंट के पैनल्स पर अपॉइंट किया गया है और वो भी सेम डेट्स पर। 11 सितंबर 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट पैनल्स और 21 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट पैनल्स। और ये कोइंसिडेंस लग सकता है, लेकिन लीगल फ्रेटर्निटी के लिए ये एक बड़ा रेड फ्लैग है। डिटेल्स और भी इंटरेस्टिंग है। ईशान शर्मा के पास सुप्रीम कोर्ट का ग्रुप ए पैनल है और दिल्ली हाई कोर्ट में सीनियर पैनल काउंसिल का स्टेटस। दूसरी तरफ शांभवी शर्मा, जिनके पास सिर्फ 4 साल का एक्सपीरियंस है एज एन एडवोकेट, उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट में ग्रुप सी पैनल और दिल्ली हाई कोर्ट में गवर्नमेंट प्लीडर का रोल मिल गया है। और यहीं पर सवाल उठता है मेरिट का, प्रोसेस का और सबसे इंपॉर्टेंट परसेप्शन का। लीगल दुनिया में पैनल काउंसिल बनना कोई छोटी बात नहीं होती। ये सिर्फ एक डेजिग्नेशन नहीं है, ये एक गेट अवे है गवर्नमेंट लिटिगेशन, विजिबिलिटी, इनकम एंड इन्फ्लुएंस का। और जैसे सौरभ दास ने हाईलाइट किया, पैनल काउंसिलशिप इज अमंग द मोस्ट कवेटेड फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट लीगल पैट्रोनेज इन द सिस्टम। मतलब ये पोजीशन डायरेक्टली गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है और जो टॉप लॉ ऑफिसर्स होते हैं वही इन्हें एलोकेट करते हैं। पर प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। वही गवर्नमेंट के टॉप लॉ ऑफिसर्स जिनके अंदर ये पैनल काउंसिल काम करते हैं, वही इस पॉलिटिकली सेंसिटिव केस में जस्टिस शर्मा के सामने अपीयर हो रहे हैं। यहाँ एक डायरेक्ट सवाल खड़ा होता है और वो ये है कि क्या ये सिचुएशन कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट करती है या कम से कम अपीयरेंस ऑफ बायस। लॉ का प्रिंसिपल यहाँ क्लियर है, जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट मस्ट ऑल्सो बी सीन टू बी डन। ये सिर्फ एक कोर्ट नहीं है, ये जुडिशियल एथिक्स का बैकबोन है। रिक्यूजल के कंटेक्स्ट में टेस्ट ये होता है कि क्या एक रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ बायस एग्जिस्ट करता है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि एक्चुअल बायस प्रूव हो, लेकिन अगर एक आम लिटिगेंट को ये लगता है कि जस्टिस शायद फेयर नहीं होगा तो भी जज को स्टेप असाइड कर लेना चाहिए। और इस केस में कई अक्यूज्ड ये फील कर रहे हैं कि जस्टिस मे नॉट बी डन इम्पार्शियली। ये उनका परसेप्शन है और लॉ के हिसाब से परसेप्शन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना रियलिटी। अब और डेटा देखते हैं जो इस डिबेट को और इंटेंस बना देती है। एक आरटीआई के थ्रू ये पता चला कि ईशान शर्मा को 2023 में 2487 केसेस मिले, 2024 में 1784 केसेस और 2025 में 1633 केसेस। ये नंबर सिर्फ बड़े नहीं हैं बल्कि कंपैरिजन में और भी ज़्यादा अलार्मिंग हो जाते हैं जब ये सामने आता है कि उन्हें कुछ सालों में इतने केसेस मिले जितने टॉप ईडी लॉयर्स को भी नहीं मिले। ये इंडिकेट करता है कि उन्हें सस्टेन्ड एंड सब्सटेंशियल एलोकेशन ऑफ स्टेट वर्क दिया गया है
और अब एक आम लॉयर के पर्सपेक्टिव से सोचिए, सालों की मेहनत, प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस के बाद भी पैनल मिलना मुश्किल होता है और यहाँ रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड में इतने सारे पैनल्स और इतना काम मिलना नेचुरली क्वेश्चन रेज करता है। ये डायरेक्टली किसी रॉन्ग डूइंग का प्रूफ नहीं है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी को डेफिनेटली चैलेंज करता है और ये पहली बार नहीं है जब ऐसा हुआ है। सौरभ दास ने पहले भी एक केस में हाईलाइट किया था जहां जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा के सुप्रीम कोर्ट एलिवेशन के बाद उनके बेटे के मल्टीपल अपॉइंटमेंट्स ने कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी। पैटर्न वहां भी सिमिलर था और कंसर्न भी वही था। सिचुएशन और सीरियस तब हो जाती है जब जुडिशरी के अंदर से भी आवाज उठने लगती है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मनमोहन ने ओपनली ये कंसर्न भी रेस किया था कि पैनल काउंसिल अपॉइंटमेंट्स में करप्शन हो सकता है और एक्सट्रानियस कंसिडरेशंस का रोल हो सकता है। जब सिस्टम के अंदर का इंसान ही ये कह रहा तो बाहर के लोगों को डाउट और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब वापस इस केस पर आते हैं तो सीपीआई ने अपना एफिडेविट फाइल करके जस्टिस शर्मा को सपोर्ट किया है, लेकिन जब एक तरफ जज का अलेज्ड अनयूजुअल इंटरेस्ट हो, दूसरी तरफ उनके क्लोज फैमिली मेंबर्स गवर्नमेंट पैनल्स पर हो और तीसरी तरफ वही गवर्नमेंट के लॉ ऑफिसर्स उनके सामने आर्ग्यू कर रहे हो, तो ये कॉम्प्लेक्स वेब क्रिएट करता है। और यहाँ कोर क्वेश्चन ये नहीं है कि जस्टिस शर्मा एक्चुअली बायस्ड है या नहीं। कोर क्वेश्चन ये है कि क्या सिस्टम कॉन्फिडेंटली ये कह सकता है कि देयर इज नथिंग टू सी हियर। क्या पब्लिक को ये कन्विंस किया जा सकता है कि सब कुछ बिल्कुल फेयर है? इवन इफ वन वर टू अज्यूम द एब्सेंस ऑफ एनी एक्चुअल इम्प्रोप्राइटी, डज दिस अरेंजमेंट ऑगर वेल फॉर द अपीयरेंस ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस? ये एक क्रूशियल सवाल है जो इग्नोर नहीं किया जा सकता। जुडिशरी का स्ट्रेंथ सिर्फ उसके डिसीजंस में नहीं होता बल्कि लोगों के ट्रस्ट में होता है, और जब ट्रस्ट शेक होने लगे तो इंस्टीट्यूशन खुद वीक होने लगता है। अगर जज इस सिचुएशन में वॉलंटरली रिक्यूज कर लेते तो शायद कंट्रोवर्सी यहीं खत्म हो जाती, लेकिन रिक्यूजल से इनकार करना इस सस्पेशन को और डीपन कर रहा है। और जैसे सौरभ दास ने पॉइंट आउट किया, by resisting recusal in these circumstances, the judge is unfortunately deepening this very suspicion that it should have been avoided at all cost. इनमें बात सिंपल है लेकिन हैवी भी। ये केस सिर्फ एक लिकर पॉलिसी स्कैम का नहीं है। ये केस एक मिरर है जिसमें जुडिशरी का रिफ्लेक्शन दिख रहा है, और अब डिसीजन सिर्फ लीगल नहीं, इंस्टीट्यूशनल भी है। क्या कोर्ट्स इस एप्रीहेंशन को सीरियसली लेगा या फिर इसे इग्नोर करके एक प्रेसिडेंट सेट करेगा जहां परसेप्शन को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी? अब 13 अप्रैल को जब आर्ग्यूमेंट्स होंगे तो सिर्फ एक केस डिसाइड नहीं होगा बल्कि ये भी डिसाइड होगा कि पब्लिक ट्रस्ट का स्केल किस तरफ झुकता है। और इस वक्त सबसे बड़ा सवाल वही है जो सबके दिमाग में घूम रहा है, क्या जस्टिस सिर्फ होगा या दिखाई भी देगा? अब इस दिन फॉर्मर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल खुद अपने केस के आर्ग्यूमेंट्स भी रखने वाले हैं, जैसा कि उन्होंने लास्ट हियरिंग में कहा था। तो व्यूअर्स, इस केस के मामले काफी इंटेंसिफाई हो गए हैं और इन सब में आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। Until then, keep following and supporting Law Chakra.